तो बिहार में चुनाव से पहले आरक्षण को लेकर सियासत गर्म हो रही है। विपक्ष मांग कर रहा है कि आरक्षण की सीमा 65% तक बढ़ाई जाए। आरजेडी नारेबाजी कर रहा है कि नीतीश कुमार आरक्षण चोर हैं। इस बीच आरक्षण बढ़ाने के मुद्दे पर बिहार विधानसभा और विधान परिषद में जमकर हंगामा हुआ। दोनों ही जगहों पर जमकर नारेबाजी हुई है और आरक्षण की सीमा बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन तक हुआ है। बिहार विधान परिषद में भारी हंगामा। आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर विधान परिषद में हंगामा हुआ है। राबड़ी देवी और नीतीश फिर आमने सामने। नीतीश ने कहा, ई बेचारी को कुछ आता है, इसे तो ऐसे ही मुख्यमंत्री बना दिया। जब लालू रिप्लेस हो रहे थे तो इसे ऐसे ही बना दिया, यह कहना नीतीश कुमार का। बिहार विधान परिषद में भारी हंगामा हुआ और एक बार फिर से राबड़ी देवी नीतीश कुमार के बीच ये तू मैं। तेलोपटिया में रहता, ऐसा तो कोई पार्टी में इस तरह का नहीं किया है। अकेला एगो इसी का है, इसके हस्बैंड करता है। अरे ये बेचारी को तो ऐसे ही नहीं, अरे जब उन्हें किया तो अपना बेचारी का कोई मतलब है, ऐसे ही है। बाकी सब तो ऐसे ही क्या क्या करते हैं। कोई पार्टी में देखे इस तरह से पार्टी का यही हाल है, तो यही हम देख रहे हैं। तो जरा जताइए ना, यही सब जो कर रहे हैं क्या मतलब है? कोई मतलब है? अब आप बोल रहे हैं, हम तो आप ही से पूछ रहे हैं, अरे काहे के लिए पहन करके मुख्यमंत्री खड़ा है, हम यही पूछ रहे हैं। सब ऊपर वाला भी बैठा हुआ है, हम उसको भी देंगे, कहीं देखा है? तो नीतीश कुमार को आपने सुना। बिहार में चुनावी साल है, ऐसे में आरक्षण को लेकर सियासी रण शुरू हो चुका है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान दोनों ही सदनों में विपक्षी दल हर दिन अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं, घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से भी विपक्ष को करारा जवाब दिया जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष के विधायकों ने सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्ष के विधायक आज हरी टी शर्ट पहनकर विधानसभा पहुंचे। बिहार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन के बाद विधान परिषद में भी जमकर हंगामा हुआ। आरजेडी के विधायकों ने 65% आरक्षण को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है। आरजेडी विधायकों ने जमकर वहां पर नारेबाजी भी की। बिहार विधान परिषद के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। तमाम जो पार्षद हैं, नेता हैं आरजेडी के, आप देखिए किस तरीके से प्रदर्शन करते हुए दिखे। विधानसभा में आरजेडी विधायकों का आरक्षण को लेकर प्रदर्शन। सीधी तस्वीरें मैं आपको विधानसभा परिसर के बाहर की दिखा रही हूं, जहां तमाम वो आरजेडी के विधायक हरे रंग की टी शर्ट में नजर आएंगे, जो इस वक्त आरक्षण सीमा 65% तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और इसी मांग को लेकर आपको परिसर के ठीक बाहर यानी गेट पर आपको नजर आएंगे। ये वो आरजेडी के विधायक है, भाई वीरेंद्र, मुकेश रोशन, तमाम वो आरजेडी के विधायक है। न सिर्फ आरजेडी के विधायक, लेफ्ट के भी तमाम विधायक आपको नजर आ रहे होंगे। आरजेडी के विधायकों ने हरे रंग की टी शर्ट पहनी हुई, यानी बाकायदा प्लान करके ये सभी पहुंचे हुए हैं। और टी शर्ट पर भी साफ साफ लिखा है कि 65% आरक्षण लागू करो, बिहार के नए अध्याय कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करो, दलित पिछड़ों की हकमारी बंद करो और आउटसोर्सिंग में रिजर्वेशन देना होगा। और यही नारे लगाते हुए ये आपको विधायक नजर आ रहे हैं, जो कि इस वक्त, चूंकि विधानसभा शुरू होने में अभी थोड़ी देर का वक्त है, लेकिन उससे पहले विधायकों का ये प्रदर्शन यहाँ चल रहा है। और आपको बता दें, बीते दिन तेजस्वी यादव ने भी अपने अभिभाषण में इस बात का जिक्र किया था कि 65% आरक्षण जिसकी मांग आरजेडी करती रही है वो लागू करना होगा सरकार को। यानी चुनाव से पहले जो मुद्दे, जिन मुद्दों को लेकर इस बार आरजेडी चुनाव में जाएगी, उससे पहले ये आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है। और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आरजेडी के वो विधायक और साथ साथ लेफ्ट पार्टी के भी तमाम विधायक आपको नजर आ रहे होंगे, जो कि बैनर, पोस्टर्स और पर्चा लेकर आपको नजर आएंगे। और सबके पोस्टर्स पर आरक्षण बढ़ाने की, यानी आरक्षण सीमा 65% तक बढ़ाने की मांग चल रही है और उसको लेकर प्रदर्शन। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनवा देते हैं।
शामिल करना, अनुसूचित जाति में शामिल करना है 65%। इसी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। हाउस में भी उठाए, यहाँ भी उठाए। नीतीश कुमार के कैबिनेट से पास कैल, जब तेजस्वी जी थे उप मुख्यमंत्री, तो उन्हीं के सामने हुआ था, उन्हीं के समय में हुआ था। तो इस पर तो लागू करना चाहिए। बिल लाया भारत सरकार केंद्र में, तो उस पर तो क्या करेगा नहीं करेगा, उस पर तो हम लोग विरोध करवे करेंगे। अनुसूचित जाति में शामिल करना चाहिए 65% आरक्षण। आरजेडी की मांग पर बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान ने जवाब दिया, आरक्षण का मामला कोर्ट में लंबित है, कोर्ट का जो फैसला होगा उसे माना जाएगा और आरक्षण पर आरजेडी सियासत कर रही है। लखिंदर जी, चुनावी साल में आरक्षण का मुद्दा गरमा रहा है। देखिए, आरजेडी के लोगों को आरक्षण पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पूरे बिहार के राजनीतिक जितना भी पद है, यह सारा पद जो है ये आरजेडी के लोग लेकर बैठ गए हैं। ये आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले 20 वर्षों से एक ही व्यक्ति बना हुआ है। विधानसभा में, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के कुर्सी पर एक ही परिवार के लोग बैठा हुआ है, और ऐसे लोग को मुंह से आरक्षण का भाषा कहीं ठीक नहीं लगता। 65% फिर से लागू होगा। जिससे देश में जो संविधानिक नियम मामला है, एकदम कोर्ट का मामला है। अब कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट लागू करेगा तो इसको एक्सेप्टेड है। उधर आरजेडी के विधायकों ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार जानबूझकर 65% आरक्षण को 9वीं सूची में नहीं डाल रही है। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि अगर 65% आरक्षण नहीं हो सकता है तो 85% लागू हो। क्यों आप लोग आज विधानसभा में इतना हंगामा कर रहे हैं कि स्थगित करनी पड़ी कार्रवाई? देखिए, महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जब महागठबंधन की सरकार थी उस समय आरक्षण की सीमा को बढ़ा करके 65% किया गया था, और वो 65% के दायरा को आज हम लोगों ने कार्ड स्थगन के माध्यम से कहा है कि उसको 85% कर दिया जाए। क्या दिक्कत है? आरक्षण के दायरा को जो बढ़ाया गया था उसको 9वीं यानी सूची में डाला जाए, उसके लिए हम लोगों ने मांग किया है। अभी 65% है और आप लोग 85 की मांग कर रहे हैं? नहीं, 65% किया गया था महागठबंधन की सरकार में। पहले, उससे पहले 50 था, उसके बाद बढ़ा करके जो है वो 65 किया गया था। तो हम लोग का मांग है कि जो आरक्षण की सीमा को महागठबंधन के सरकार में दोनों सदनों से सर्वसम्मति से पास हुआ था, उसको लागू किया जाए, उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए, ताकि जिसकी जितनी आबादी है उसको उसकी हिस्सेदारी मिल रही है या नहीं मिल रही है वो तो पता चले। अगर कोर्ट में ये मामला 65 पर चल रहा है तो उसको 85 पे लाया जाए। 85 लाइए, क्या दिक्कत है? 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, और 90 पर 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त पटना से दो सहयोगी मौजूद हैं, शशांक कुमार और निधि श्री। निधि, पहले आपके पास आना चाहूंगा इसी सवाल के साथ, जो ये आरक्षण का जिन्न वहां पर जग गया चुनाव से पहले, इसमें बीजेपी अब क्या कह रही है? देखिए, बीजेपी बहुत ज़्यादा कुछ कहने से बच रही है, लेकिन आपको याद होगा कि जब भी बीते वक्त भी जब आरक्षण को लेकर हंगामा हुआ था तो बीजेपी ये बात कह रही है कि चूंकि हम नीतीश सरकार के साथ है, लेकिन पूरा का पूरा मामला अब सरकार पर नहीं है, मामला कोर्ट में है। और ऐसे में अगर आरजेडी इस तरीके से हंगामा कर रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, क्योंकि चुनाव में उतरना है आरजेडी को, और इसी वजह से ये तमाम आरजेडी को क्या, सबको इस बार चुनाव है बिहार में, और इसीलिए अब देखिए जेडीयू से हमने जो बातचीत की, जेडीयू का ये कहना है कि नीतीश सरकार ने ही ये आरक्षण सीमा बढ़ाने को लेकर या जातिगत जनगणना को लेकर जो बात कही थी, और करवाया भी था, हमने वैकेंसीज भी निकलवाई थी, लेकिन उसी बीच में हाई कोर्ट में ये पूरा का पूरा अधिनियम जो है वो रद्द कर दिया गया। तो ऐसे में अब हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है, उससे पहले 9वीं अनुसूची में इसको शामिल कैसे कर सकते हैं। और यही बात, चूंकि जेडीयू के साथ बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी यही कह रही है कि ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट में है, इसलिए हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जाहिर सी बात है, चुनाव है, और इससे पहले जब विधानसभा की कार्रवाई हुई है, तो जब से सरकार गई है आरजेडी और जेडीयू के साथ में सरकार जाने के बाद लगातार आरक्षण को लेकर के ये प्रदर्शन चल रहा है, और आज भी इसी को लेकर हंगामा हुआ है, आरजेडी की तरफ से किया गया है। जी ठीक है निधि, दोबारा भी आपसे बातचीत होगी। बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने आरजेडी के प्रदर्शन पर जवाब दिया। उन्होंने हमला बोला कि आरजेडी दरअसल सब्ज बाग दिखा रही है। 65% आरक्षण को लेकर जो इस वक्त विपक्ष ने हंगामा किया है, ये तो हरा टी शर्ट पहन के बिहार के जनता को सब्ज बाग दिखाने जैसा है।
क्योंकि पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही फैसला भी हुआ था। ये नीतीश कुमार का ही पहला विचार था जाति आधारित गणना कराने की। जो एनडीए की हुकूमत में ये निर्णय हुआ बिहार में कराने का, और उसके जो परिणाम आए उसके आधार पर जो अलग अलग वर्ग थे, जो पिछड़ा अति पिछड़ा और दलित समाज के, उनके लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई और बिहार सरकार ने तो उसको लागू कर दिया। लेकिन बीच में उच्च न्यायालय ने उसे रद्द कर दिया है, और रोका ही नहीं, उन्होंने कानून ही रद्द कर दिया। अब हास्यास्पद ये है कि ये कहते हैं कि इसको नौवीं अनुसूची में डाल दीजिए। नौवीं अनुसूची में हमेशा किसी अधिनियम को डाला जाता है, और जब आज अधिनियम ही नहीं है, वही निरस्त है, तो नौवीं अनुसूची में किसको डाला जाएगा। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के इंतज़ार में हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला हम लोग के पक्ष में आएगा, यानी बढ़े हुए आरक्षण की सीमा फिर से लागू होगी, और एक बार लागू हो जाएगी फिर नौवीं अनुसूची में डालने का प्रयास किया जाएगा। आइए सीधे अब मैं शशांक के पास आपको लिए चलता हूं। पटना से हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, जिस तरीके से हम लोग सुन रहे हैं जेडीयू के नेताओं को, बीजेपी के जो नेता हैं उनके बयान, क्या जो आरक्षण का मुद्दा आरजेडी उठा रही है, ये क्या चुनाव से पहले खालिस वोट बैंक की राजनीति दिख रही है? देखिए, मामला 65% आरक्षण का है ही नहीं, ये मामला 85% का हो गया जो आरजेडी कर रही है। जो टेक्निकल बात है उसको समझने की ज़रूरत है। चुनावी साल में जो है ईबीसी, ओबीसी, दलित, आदिवासी पर आरजेडी की नज़र है। उनको मैसेज देने की कोशिश है कि आपके हक की आवाज़ हम उठा रहे हैं। देखिए, जब महागठबंधन सरकार थी तो जातीय गणना हुई थी, उस समय उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ा था, 65% किया गया था। सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण की सीमा 65% की गई थी, और ईडब्ल्यूएस को जोड़ दे तो ये कोटा 75 तक चला गया था, 75% तक। कुछ संगठनों ने पटना हाईकोर्ट में इसको चुनौती दी, तो पटना हाईकोर्ट ने जो बिहार सरकार का आरक्षण कानून था उसको रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के खिलाफ है। तो बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। आज आरजेडी की तरफ से ये कहा गया है कि जो 65% था वो तो अब खत्म हो गया, इस 65% को आप 75% कीजिए, और ईडब्ल्यूएस का जोड़कर टोटल 85% होता है, इसको बिहार में लागू कीजिए। विधानसभा से प्रस्ताव पारित हो, और इसको नीतीश से खास तौर से कहा जा रहा है कि आपके दम पर केंद्र में सरकार चल रही है, इसको आप 85% कराइए। और आप पहले उसको संविधान की नौवीं सूची में नहीं डलवा पाए थे, जो 65% हुआ था वो आप नहीं डलवा पाए थे, सो आप आरक्षण चोर हैं। सीधा नीतीश की घेराबंदी हो रही है कि आप आरक्षण विरोधी हैं। बिल्कुल। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और रमजान का महीना चूंकि चल रहा है, तो बिहार की राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम वोटरों को भी साधने के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रही हैं। लेकिन चर्चा में लालू यादव की इफ्तार पार्टी है, जो आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर हुई। लालू की इफ्तार पार्टी की बड़ी खबर यह कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने किनारा कर लिया। एक विधायक ही पार्टी में पहुंचे, जिनमें कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास शामिल थीं। हालांकि कांग्रेस नेताओं के इफ्तार में शामिल न होने पर कांग्रेस नेताओं ने सफाई दी कि बड़े नेता दिल्ली गए हैं। हालांकि आरजेडी विधायकों का कहना है कि कांग्रेस नेता ही जाने कि वो क्यों शामिल नहीं हुए। हैरान करने वाली बात तो यह है कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी इफ्तार में नहीं पहुंचे, जिसके बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कांग्रेस नेताओं के लालू के इफ्तार में शामिल नहीं होने पर आरजेडी नेताओं ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवा देते हैं। कांग्रेस से कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़े नेता यहां नहीं पहुंचे इस इफ्तार में, क्या वजह है? अब ये तो कांग्रेस पार्टी के लोग जाने, हो सकता है इनविटेशन भी गया ही होगा। हमारे महागठबंधन के सारे साथी यहाँ मौजूद हैं, और अगर किसी कारणवश कांग्रेस के नहीं आए तो देखना होगा क्या बात है। ये जो घर है, ये परिवार जो है महागठबंधन का, ये हमेशा लोगों को प्रेम का और सद्भाव का मैसेज देता है। इसी वजह से तो यही मैसेज जाता है पूरे देश में, और हम यही कहना चाहेंगे कि सबको ईद मुबारक, और सबके भगवान उनकी मनोकामनाएं पूरी करें। पशुपति पारस यहाँ पहुंचे हैं, कई अलग अलग दल से लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस से कोई नहीं पहुंचा है, कोई बड़ा चेहरा नहीं पहुंचा है, क्या कहेंगे? देखिए, सब लोग का अपना अपना कार्यक्रम तय है, और कार्यक्रम अपना अपना, चूँकि समय कम है और एक ही समय पे सभी जगह पर दावत इफ्तार का आयोजन होना
तो आज यहाँ था। हो सकता है कि उन लोगों का भी कहीं व्यस्तता होगा, इस कारण नहीं आए होंगे। इनविटेशन था आप लोगों की तरफ? नहीं, बिल्कुल इनविटेशन सभी लोगों को रहता है, सब लोग आते हैं। कांग्रेस के विधायक जी हैं, यहाँ आए हैं, विजेंद्र बाबू यहाँ हैं। कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस के लीडर नहीं है? सब लोग हैं। क्या मैसेज देने की कोशिश? पूरे अमन चैन के साथ आपसी भाईचारा एकता बना कर करके बिहार के विकास के लिए सब लोग को एकत्रित होकर के रहना है। और जो आगामी चुनाव होगा 2025 का, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब लोगों ने संकल्प लिया है। आइए अब मैं आपको सीधे पटना लिए चलता हूं। निधि श्री मेरी सहयोगी लगातार वहां से जुड़ी हुई है। निधि, इसे सिर्फ इत्तेफाक माना जाए कांग्रेस के बड़े नेताओं का वहां पर ना पहुंचना, या कुछ और भी वजह है? कुछ अंदर खाने से अगर आपको पता चल पा रहा हो। देखिए, कल मैं पूरे वक्त इफ्तार पार्टी में मौजूद रही जब लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के साथ पहुंचते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर, जो कि आरजेडी के एमएलसी हैं। इस इफ्तार पार्टी में होस्ट खुद लालू प्रसाद यादव थे और सबको ओपन इनविटेशन था, यानी कोई भी वहां जा सकता था। जाहिर सी बात है कि महागठबंधन के तमाम उन नेताओं को इनविटेशन पहुंचा होगा और उनका इंतजार भी वहां कल किया गया होगा। कल वहाँ ऐसा नहीं कि कांग्रेस से सिर्फ एक विधायक पहुंचते हैं, कई 2-3 विधायक पहुंचते हैं, लेकिन पार्टी का कोई बड़ा चेहरा जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा हो बिहार में, उनमें से कोई पहुंचा ऐसा नहीं था। कांग्रेस से कोई बड़ा चेहरा वहाँ नहीं पहुंचता है और ऐसे में जब सवाल पूछा जाता है कांग्रेस के विधायकों से कि आपकी पार्टी से कोई बड़ा चेहरा यहाँ क्यों नहीं पहुँचा है लालू प्रसाद यादव की इफ्तार पार्टी में, तो सीधा जवाब आता है कि दरअसल अगले दिन दिल्ली में राहुल गांधी बैठक कर रहे हैं और उसमें सबको शामिल होना है। लेकिन इसके पीछे कई वजहें बताई जा रही है। एक तो लगातार हम देख रहे हैं कि कृष्णा अल्लावरू के साथ कन्हैया कुमार जो है वो यात्रा कर रहे हैं, और अब तक जब से प्रभारी बने हैं कृष्णा अल्लावरू, तब से एक बार भी उनकी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात नहीं हो पाई है। बिहार में महागठबंधन की राजनीति जब से महागठबंधन बना है बतौर, जिसमें आरजेडी के साथ कांग्रेस शामिल हुआ और तमाम अलग अलग दल जो शामिल हुए, तब से पूरी की पूरी राजनीति लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द घूमती रही है। ऐसे में इस वक्त कांग्रेस अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करते हुए जो है वो नजर आ रही है। शशांक के पास भी अब मैं जाना चाहूंगा इसी सवाल के साथ। निधि जो कह रही हैं, क्या सिर्फ संगठन को मजबूत करने पर कांग्रेस का फोकस है? यही वजह है कि टॉप लीडरशिप यहां नहीं पहुंच पाई, या अंदर खाने कुछ खटपट है जो बाकी दल हैं गठबंधन में? देखिए, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, अंदर खाने खटपट है। पिछली बार कांग्रेस 70 पे लड़ी थी, सिर्फ 19 जीत पाई थी। कांग्रेस की मांग है कि 70 से ज़्यादा दिया जाए। लालू इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तेजस्वी को अभी भी लगता है कि मेरी सरकार पिछली बार जो नहीं बन पाई थी उसका कारण कांग्रेस है, तो कांग्रेस को उतनी सीटें मिलने वाली हैं नहीं। इसी पर जो बात है वो फंस रही है। दूसरी बात, अखिलेश प्रसाद सिंह लालू परिवार के बेहद करीबी थे, जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे, अब वो हट गए। तो कहीं ना कहीं लालू को ये लग रहा है कि मेरे करीबी होने का इनको खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो कई चीज़ों को लेकर नाराजगी है, और अब तक कृष्णा अल्लावरू का लालू से मुलाकात नहीं होना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस आरजेडी के साथ जरूर गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन एक मैसेज भी देना चाहती है कि हम अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। चलिए ठीक है, तमाम बड़ी खबरों पर आगे भी हमारी नजर बनी रहेगी। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर महाराष्ट्र का सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। कुणाल कामरा ने एक शो किया जिसमें कुणाल कामरा ने अपने पॉलिटिकल जोक में एक गाना गाया। इस गाने को ही डिप्टी सीएम के अपमान माने जाने का दावा किया जा रहा है, और इस बीच कुणाल कामरा विवाद पर सीएम योगी का भी बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है इस पर। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण कर लिया है। अभिव्यक्ति की आजादी है तो व्यक्तिगत भावना पर आघात नहीं, ये अधिकार कौन देता है? ये सवाल भी पूछा सीएम योगी ने। अभिव्यक्ति की आजादी है लेकिन व्यक्तिगत भावना पर चोट ना पहुंचाए, इसका अधिकार कौन देता है? कॉमेडियन जो हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने संविधान को दिखाया और कहा इस संविधान से मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलती है। आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। दरअसल कुणाल कामरा के वीडियो के सामने आने के बाद से सियासी बवाल थम नहीं रहा है। आपको एक बार फिर से सुनवा देते हैं योगी आदित्यनाथ ने इस पर क्या कहा। एक कॉमेडियन जो हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने संविधान को दिखाया और कहा इस संविधान से मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलती है। आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं, यह कहना योगी आदित्यनाथ का। कामरा के इस शो के खिलाफ शिंदे गुट के शिव सैनिकों का भी गुस्सा फूटा। उन्होंने जिस हैबिटेट स्टूडियो में शो शूट किया था उसमें जमकर तोड़फोड़ की गई है। इसी के बाद शिव सैनिकों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। कामरा पर भी केस दर्ज हुआ है। मुंबई पुलिस कामरा की तलाश कर रही है। तो कामरा को पूछताछ के लिए समन भी भेजा गया है। कहा गया है कि आप जांच एजेंसियों के सामने आए, अपनी बात रखें। तो अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला दिया गया है, जिससे लेकर उन पर हमला किया गया। आप सुन रहे थे थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी प्रतिक्रिया कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं कि किसी पर आप व्यक्तिगत प्रहार करें। इस बीच कुणाल कामरा से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। द हैबिटेट स्टूडियो में आज फिर हुई तोड़फोड़। स्टूडियो मालिक ने खुद कॉन्ट्रैक्टर बुलाकर की कार्रवाई। अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी ने दिया था नोटिस। स्टूडियो में जो अवैध निर्माण है उसे हटाया गया है। इसी स्टूडियो में दरअसल कामरा ने वो शो रिकॉर्ड किया था जिसमें विवादित टिप्पणी की गई थी। स्टूडियो के मालिक ने खुद ही जो अवैध निर्माण था उसे ढहा दिया है। और सूरज ओझा के पास में सीधे आपको लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज जी, अब जो मालिक हैं खुद ही उन्होंने ये कार्रवाई की है। जी बिल्कुल, जो जानकारी अब तक है कि मालिक ने भी खुद कार्रवाई की है, क्योंकि बीएमसी ने कुछ अवैध स्ट्रक्चर की जानकारी दी थी। अगर ऐसी कार्रवाई वो खुद नहीं करते तो शायद बीएमसी का बुलडोज़र भी इस पे चल सकता था। आपको बता दें कि ये जब से मामला सामने आया है, हैबिटेट स्टूडियो में ये शूट हुआ था और ये पहली बार नहीं, ये दूसरी बार ऐसी टिप्पणी भरी या फिर ऐसी विवादास्पद चीज़ इसी स्टूडियो से बाहर है। इसके पहले समय रैना का जो शो था इंडियाज़ गॉट टैलेंट, वो भी उसी स्टूडियो में शूट किया गया था। तो जाहिर सी बात है कि इस बार सरकार एक्शन मोड में नज़र आ रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे पर हमला किया है सीधे तौर पर। लगातार शिवसैनिक जो हैं वो विधान सभा में भी सीढ़ियों पर बैठकर कुणाल कामरा की गिरफ्तारी की मांग करते नजर आए और नेता लगातार ये कहते आए हैं कि किसी भी व्यक्ति को बोलने का अधिकार इतना भी नहीं है कि किसी का अपमान करे। तो तमाम तरह की बातें यहाँ पर देखने मिल रही हैं और इसी के चलते मुंबई पुलिस भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। मुंबई पुलिस ने आज कुणाल को समन्स किया था, 11 बजे पूछताछ के लिए जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा था। अभी तक वो यहाँ पर आए नहीं हैं। सूत्र बताते हैं कि अगर कुणाल नहीं आते तो दूसरी बार समन्स भेजा जाएगा, रिमाइंडर भेजा जाएगा, और अगर वो तब भी नहीं आएंगे तो आगे का लीगल एक्शन क्या लिया जा सकता है इस पर भी विचार किया जाएगा। जी ठीक है सूरज, आगे भी आपसे बातचीत होगी। कुणाल कामरा की एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के नेता हैं राम कदम, उन्होंने क्या कुछ कहा है आप सुनिए। कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि मैंने ऐसा नया क्या कहा, जो एक समय पर अजीत पवार ने कहा था वही मैंने कहा। पर ये इस सुपारीबाज का अहंकार है और ये जिस प्रकार से ये आदमी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलेगा, हमारे गृह मंत्री जी के बारे में बोलेगा, न्यायपालिका के बारे में बोलेगा, और भी उद्धव ठाकरे गुट की सुपारी लेकर के बोलेगा। और ये इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसका अगर अहंकार सामने आता है तो देखो महाराष्ट्र में इसको एक भी आदमी स्टूडियो देगा नहीं। पवार ने ऐसा कभी कुछ कहा था आपके नॉलेज में है, या फिर अपने आप को बचाने के लिए अजीत पवार के नाम का सहारा ले रहा है, जैसे कि अजीत पवार गुट के नेता दावा कर रहे हैं? नहीं, आप उसका देखो कैसा है कि एक शब्द को लेकर के नहीं होगा, उससे बहुत सारी आगे पीछे बातें कही है। तो ये टाइमिंग बड़ा महत्वपूर्ण है। ये ठाकरे परिवार की ओर से, उनके दल की ओर से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझ करके वो लाया गया। अजीत पवार गुट के लोगों का कहना है कि अभी तक शिवसेना का एक्शन देखा है, लेकिन दादा का नाम लिया दोबारा अपने को बचाने के लिए, तो हम उसी तरह का जवाब देंगे कुणाल कामरा। देखिए, इस प्रकार की ओछी पब्लिसिटी ये सुपारीबाज चाहता है और ये पूरी तरह से सुपारीबाज है। ये जो कल भी जो परसों भी जो हुआ है, ये सुपारी लेकर के हुआ है। लेकिन इस तरह के जवाब देते रहना, मतलब शिवसेना ने जैसा जवाब दिया वैसा हम भी देंगे। हम कोई व्यक्ति अगर कानून हाथ में लेता है तो हाथ में कानून लेने वाली बात का हम समर्थन नहीं करेंगे।
खबर में अब आगे बढ़ते हैं। कल रात महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के धारावी इलाके में एक ट्रक में रखे 2 गैस सिलेंडरों में विस्फोट के बाद आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटों से कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है अभी तक। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। सिलेंडर ब्लास्ट से इलाके में दहशत का माहौल था। अपने दर्शकों को हम बता दें कि सायन धारावी लिंक रोड पर भारी ट्रैफिक जाम हो गया। धमाके के बाद लगी आग का मंजर कितना भयावह था वो आप खुद देख सकते हैं। ज्वलनशील पदार्थ में आग लगने की वजह से फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अगर फायर ब्रिगेड समय से नहीं पहुंचती तो धारावी जैसी घनी आबादी वाले क्षेत्र में यह हादसा कितना भयावह हो सकता था उसका अनुमान आप लगा सकते हैं। लेकिन इस हादसे के पीछे की असल वजह क्या है? एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने इस हादसे की पड़ताल की, ये जानने का प्रयास किया आखिर धारावी का काला सच क्या है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब आग लगी थी उस दौरान आप देख रहे हैं किस तरीके का माहौल था, अफरा तफरी का आलम था। लोग डर गए थे, घबरा गए थे। अगर ये आग फैल जाती तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। धारावी जहां पर घनी आबादी है, सघन आबादी है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर रहते हैं, जनहानि बहुत बड़ी हो सकती थी। हमारे सहयोगी मृत्युंजय ने वहां पर जाकर जायजा लिया है। देखिए, जो आपको रास्ता नजर आ रहा है ये धारावी और सायन को जोड़ने वाला रास्ता है और इसी सायन धारावी रोड के सड़क के किनारे ये ट्रक पार्क की गई थी। एलपीजी सिलेंडर को ले जाने वाली ये ट्रक सड़क के किनारे पार्क की गई थी, जिसमें दर्जनों की संख्या में एलपीजी सिलेंडर रखे गए थे। 9:50 के आसपास एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते 15 से 20 धमाके हुए। इस 15 से 20 धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि आखिरकार हो क्या रहा है। लोगों को लगा ये किस प्रकार के धमाके हो रहे हैं, क्या कोई ब्लास्ट हो गया है, ये किस प्रकार का सीरियल ब्लास्ट है, इसकी जानकारी नहीं थी। ये जो ट्रक है, इस ट्रक में धारावी में हुए धमाके पर एबीपी न्यूज ने गहन पड़ताल की। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने पाया है कि धारावी में जहां धमाका हुआ वहां सड़क किनारे एक नहीं 2 लेन में गाड़ियां पार्क कराई जाती हैं और इस नो पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़ी करने के लिए गाड़ी वालों से अवैध पार्किंग टैक्स भी वसूला जाता है। हमारी पड़ताल में सामने आया कि कल जिस एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक में धमाका हुआ वो भी नो पार्किंग जोन में ही खड़ा किया गया था और एलपीजी सिलेंडर के ट्रक ड्राइवर से भी अवैध पार्किंग टैक्स वसूला गया था। ऐसे में सवाल यह है कि नो पार्किंग में अवैध वसूली का धंधा आखिर किसका है, कौन है इसके पीछे? ये तस्वीरें उस वक्त की हम दिखा रहे हैं आपको जब ये आग लग गई थी। उस दौरान कल रात ट्रक MH04FJ1320 और टेम्पो MH01CQ0252 नो पार्किंग जोन में वहां पर खड़े थे। ट्रक में विस्फोटक और ज्वलनशील गैस भरी हुई थी। ट्रक जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर MH01DR6664 है वो भी नो पार्किंग जोन में पार्क किया गया था। इन सभी की वजह से आने जाने वाले लोगों और गाड़ियों को दिक्कतें हुई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह पाया गया कि ट्रक MH04FJ1320 के ड्राइवर का नाम बाबू गोपाल पुजारी है, जिसके मालिक हैं निनाद सुरेश केलकर और इसके प्रबंधक का नाम नागेश सुभाष नवले है। टेम्पो MH01CQ0252 के चालक की पहचान वेलू नादर के तौर पर हुई है और दूसरे ट्रक MH01DR6664 का ड्राइवर सोनू चारमोहन के तौर पर हुई है और जिसके लिए दूसरा ट्रक लाया गया था उसकी दुकान के मालिक का नाम अनिल गुप्ता बताया जाता है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में यह भी सामने आया कि धारावी में जहां धमाका हुआ उस जगह पर अवैध पार्किंग कराई जाती थी और उसके लिए वसूली की जाती थी। जिन लोगों पर अवैध पार्किंग के लिए वसूली का आरोप है उसका नाम सामने आ रहा है तरबेज तारिक शेख और उसके मालिक तारिक जब्बार का नाम भी सामने आया है। पुलिस ने इन सभी 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है, जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि इन सभी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। देखिए हमारे सहयोगी मृत्युंजय की एक रिपोर्ट। मुंबई का ये धारावी इलाका है और धारावी सायन को जोड़ने वाला लाल बहादुर शास्त्री मार्ग है। ये जो आप सड़क देख रहे हैं 3 लेन की सड़क है और इस सड़क
के सिरे पर नो पार्किंग जोन बताया गया है, यानी किसी भी वाहन को पार्क करने की इजाज़त नहीं थी। उसके बावजूद बड़े बड़े ट्रक, कॉमर्शियल व्हीकल यहाँ पर पार्क किए जाते थे। सवाल उठता है कि आखिरकार कैसे। एबीपी न्यूज़ की जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई है। इसी इलाके के रहने वाले तारिक शेख और तरबेश शेख नाम के दो युवक नो पार्किंग क्षेत्र में पैसे लेकर वाहनों की पार्किंग कराते थे। नो पार्किंग क्षेत्र होने के बावजूद भी उन वाहनों से पैसे लिए जाते थे और डबल पार्किंग कराई जाती थी, यानी 3 लेन की ये दिखने वाली सड़क 2 लेन तक वाहनों से भरी रहती थी, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती थी और यहाँ पर बड़े बड़े वाहन पार्क किए जाते थे। अभी भी आप देखें, जिस ट्रक में आग लगी थी, कम से कम इस ट्रक ने सड़क का आधा हिस्सा छेका हुआ है। पैसे लेकर वाहनों की पार्किंग की जाती थी और एलपीजी सिलेंडर से भरे हुए ट्रक की भी पार्किंग इसी प्रकार से पैसे लेकर कराई गई थी। ये जो आप वाहन देख रहे हैं MH04FJ1320, जिसमें एलपीजी कॉमर्शियल सिलेंडर भरे हुए थे, जिसमें सबसे पहले आग लगी, फिर ब्लास्ट हुआ। और इसके अलावा एक और टेम्पो MH01CQ0252, ये 2 ट्रक थे जिसमें एलपीजी कॉमर्शियल सिलेंडर रखे गए थे, जिसमें सबसे पहले आग लगी और फिर ब्लास्ट हुआ और फिर पूरा इलाका इससे दहल गया। आसपास के वाहनों में भी आग लग गई। इसके अलावा एक और वाहन जो कि सड़क पर पार्क की गई थी, ये ट्रक, ये आप सामने देखिए, जो आपको चावलों की बोरियों से लदा हुआ ट्रक नज़र आएगा। ये एक राशन की दुकान की ट्रक थी, जिसका चालक था सोनू गौतम चारमोहन और इस राशन की दुकान का मालिक है अनिल कुमार गुलाबचंद गुप्ता। ये तमाम लोग तारिक और तरबेज को पैसे देते थे। तारिक और तरबेज को पैसे देकर यहाँ अपने वाहन नो पार्किंग जोन में पार्क करते थे, यानी सड़क के आधे सिरे पर बड़ी बड़ी गाड़ियां पार्क होती थी। नो पार्किंग क्षेत्र होने के बावजूद भी ये गाड़ियां यहां पर पार्क होती थी, जिसके लिए तारिक और तरबेज पैसा वसूलते थे। अब सवाल ये है कि तारिक और तरबेज, जिनकी उम्र महज 24 या 27 साल है, क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वो नो पार्किंग क्षेत्र में बड़े बड़े वाहनों से, बड़ी बड़ी कंपनियों की गाड़ियों से पार्किंग का पैसा वसूल रहे थे? या फिर इसके पीछे ऐसे चेहरे हैं जो सामने नहीं आते और ये सिर्फ मोहरे हैं, तारिक और तरबेज, जो इन वाहन चालकों से पैसा वसूलते थे पार्किंग का और फिर वाहनों को यहाँ लगाने की इजाज़त देते थे। दरअसल सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि तमाम बड़े जो महानगर हैं वहां पर अवैध पार्किंग की बहुत बड़ी समस्याएं हैं और इस वजह से कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है उसका अंदाजा आप इस घटना से लगा सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।